हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोर्स ऑफ लॉ के अंतर्गत बात करेंगे जुडिशियल प्रेसिडेंट के बारे में। न्यायिक पूर्व निर्णय रूढ़ि हम देख चुके हैं कि रूढ़ि विधि के सोर्स के रूप में कैसे है। विधान को हम पढ़ चुके हैं कि वह विधि के सोर्स के रूप में कैसे हैं। आज हम बात करेंगे जुडिशियल प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि न्यायिक पूर्व निर्णय, यानी कि न्यायालयों द्वारा, न्यायाधीशों द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो पूर्व निर्णय कैसे बनते हैं और विधि का रूप कैसे ग्रहण करते हैं। तो विधि के सोर्स के रूप में पूर्व निर्णय का प्राप्त महत्व है, उनको इम्पोर्टेंस प्राप्त है। पूर्व निर्णय का मीनिंग क्या होता है? पूर्व निर्णय का मीनिंग है कोई ऐसा सेट पैटर्न है जिसके आधार पर क्या करते हैं लोग अपना भावी आचरण आधारित कर सके, यानी कि कोई भी न्यायाधीशों द्वारा कोई मामला आया, एक पैटर्न डिसाइड कर दिया उसके बारे में, तो वह भावी निर्णयों के प्रति क्या होता रहे, यदि वैसे इफेक्ट आते हैं तो उसी डिसीजन को लागू किया जा सके, उसी प्रकार के नॉर्म से उसके प्रिंसिपल को अपनाया जा सके, तो पूर्व निर्णय कहलाता है। क्या जैसे हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बात करें, चाहे हम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात करें, तो दोनों में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है, उसमें भविष्यलक्षी प्रत्यादेश का सिद्धांत है। तो ऐसे जो नियम यदि इस प्रकार के वापस से यदि कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो ऐसे नियम क्या बन जाते हैं, पूर्व निर्णय का रूप बन जाते हैं। तो क्या होगा, एक सेट पैटर्न हो गया जिसके आधार पर लोग अपना भावी आचरण आधारित कर सकते हैं। लॉ के बारे में बात करें कि पूर्व निर्णय का मीनिंग क्या हो गया कि भूतकालीन निर्णयों को मार्गदर्शक के रूप में अपनाते हुए क्या करना है, भावी निर्णयों के प्रति लागू करना है, तो वह क्या कहलाता है, पूर्व निर्णय कहलाता है। यदि हम प्राचीनता की हम बात करें तो बेबीलोनिया की हम बात करें तो 200 ईस्वी पूर्व भी न्यायालय निर्णयों को अभिलिखित किए जाने की परिपाटी प्रचलित थी, किसके लिए, ताकि कानूनी परामर्श के लिए सहायता ली जा सके। रोमन विधिशास्त्र की हम बात करें तो वहाँ पर भी न्यायाधीशों को निर्देश था कि वे जो समान प्रकरण है, जो एक ही जैसे इंसिडेंट के मामले आ रहे हैं, केस लॉज आ रहे हैं, उनमें विख्यात न्यायवेत्ता द्वारा के पूर्व जो भी निर्णय दिए गए हैं, विधिवेत्ता थे, न्यायवेत्ता थे, उनके निर्णयों का अनुसरण करें। महाद्वीपीय पद्धति की हम बात करें तो उनमें पूर्व निर्णय को बंधनकारी नहीं माना गया, क्योंकि न्यायाधीशों को विवेकाधिकार प्राप्त है कि वे अपने निर्णय को पूर्व दृष्टांत पर आधारित करें या न करें। ये उनकी इच्छा पर, विवेक पर निर्भर था कि वह समान प्रकरणों में पूर्व दृष्टांत को माने या न माने। यदि हम इंग्लिश विधि की हम बात करें तो इंग्लिश विधि के अंतर्गत पूर्व निर्णय बंधनकारी प्रभाव रखते हैं, अर्थात न्यायाधीशों को समान प्रकरण वाले वादों में पूर्व निर्णयों का अनुसरण करना अनिवार्य होता है। पूर्व निर्णय को नजीर भी कहते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट भी कहते हैं और पूर्वोक्ति भी कहते हैं। अब मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विचार व्यक्त पढ़ेंगे सामंड के अनुसार। सामंड क्या कहते हैं कि न्यायिक पूर्व निर्णय क्या है, न्यायालय द्वारा दिया गया ऐसा निर्णय है जिसमें विधि का कोई भी क्या है, सिद्धांत निहित होता है, कोई प्रिंसिपल निहित होता है, जो उसे क्या करता है, प्राधिकारिक तत्व प्रदान करता है। यदि विधि शास्त्र की भाषा में इसे हम विनिश्चय आधार कह सकते हैं, जिसे हम कहेंगे रेट्यू डिसिडेंडी कहलाता है। और ऐसा जो भी ठोस निर्णय होता है जो संबंधित पक्षकारों पर क्या होता है, बाउंडिंग ऑफ लॉ रखता है, बंधनकारी प्रभाव रखता है, और फिर इन निर्णयों के आधार को क्या कर लिया जाता है, विधि के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। तो पूर्व निर्णय क्या हो गया, विधि के सोर्स के रूप में काम आ गया कि विधि का सोर्स क्या हो सकता है, पूर्व निर्णय भी हो सकता है। तो पूर्व निर्णय क्या हो गया, न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत हो गए जो भविष्य में यदि न्यायालय के समक्ष ऐसे जो भी निर्णय हेतु आने वाले समान वादों में लागू किए जाते हैं तो सभी न्यायिक पूर्व, ये आवश्यक नहीं कि जो भी निर्णय है सभी निर्णय क्या रहेगा कि सभी जो भी निर्णय है पूर्व निर्णय का रूप धारण करेंगे, आवश्यक नहीं है। कुछ ऐसे जो नए नियम या विधि का सिद्धांत नया नियम प्रतिपादित करते हैं वही पूर्व निर्णय का रूप धारण करते हैं, सभी वादों में पूर्व निर्णय धारण नहीं करते हैं। फिर हम गुडहट की बात करें, गुडहट ने कहा है कि न्यायाधीशों द्वारा किसी मामले के तथ्यों के आधार पर, किसी फैक्ट के आधार पर कोई भी कंक्लूजन निकाला जाता है, वही उस बात का क्या होता है, विनिश्चय आधार होता है। सब ने क्या अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। तथापि यदि हम बात करें कि विधि का रूप धारण करने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी आवश्यक होती है न्यायिक पूर्व निर्णय के बारे में।
पहली क्या है कि वह निर्णय पर्याप्त रूप से जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, जो सीनियर जज है, उनके द्वारा दिया गया होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि उस फैसले का जो निर्णय सार है, जो रेट्रो डिसिडेंटी है, वही बंधनकारी प्रभाव रखेगी, न कि पूरा निर्णय। तो ये दो शर्तें क्या होनी चाहिए, पूर्व निर्णय की विधि के सोर्स में रुक के अपनाने के लिए होनी चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं रेट्रो डिसिडेंसी के बारे में। तो रेट्रो डिसिडेंसी को हम उदाहरण के रूप में देखते हैं। एक ब्रिजेस वर्सेस हॉकवर्स का एक केस है। उसके मामले में निर्णित किया गया कि किसी दुकान के फर्श पर कोई सिक्का पड़ा हुआ है और वहाँ आने वाले किसी ग्राहक की दृष्टि उस पर पड़ती है और वो उसे पा लेता है, तो सिक्के पर दुकानदार के बजाय ग्राहक का ही कब्जा अधिकार होगा। अब इस क्वेश्चन का डिस्प्यूट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह निर्णय इंग्लिश विधि का एक सिद्धांत है, फाइंड कीपर्स पर आधारित था और यही उसका निर्णय आधार रेट्रो डिसिडेंसी मानी गई थी। तो क्या हो गया, कोई सिद्धांत विधि का न्याय प्रतिपादित कर दिया गया तो सिद्धांत क्या हो जाएगा, एक सुविस्थापित नियम हो जाएगा। फिर हम बेंथम और ऑस्टिन की बात करें तो वो कहते हैं कि जेरेमी बेंथम ने कहा है कि जज मेड लॉ है, न्यायाधीशों द्वारा निर्मित नियम इसने कहा है, क्योंकि न्यायाधीशों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ऑस्टिन ने जो इस प्रकार के नियमों को जुडिशरी लॉ मानते हैं, न्यायपालिका की विधि माना है। और ब्लैक स्टोन है, उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए हैं कि उन्होंने कहा कि पूर्ण जो निर्णय है, यदि पहले के निर्णयों को आप यूज़ में लाते हो तो न्याय की तरह जो संतुलित और स्थिर बनी रहती है। कीटन की हम बात करें तो कीटन कह रहे हैं कि जो न्यायिक पूर्व निर्णय है, न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे न्यायिक विनिश्चय हैं, ऐसे जुडिशियल एस्पेक्ट है जिन्हें किसी प्रकरण में निर्णय देने के लिए आधार बनाया जाता है, फिर वो आधार क्या बन जाता है, निर्णय आधार बन जाता है। ब्रिज ब्राउन के बाद में भी जो लॉर्ड मैकमिलन हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि इन्हें न्याय प्रवेश के मार्ग के रूप में अपनाया जाना चाहिए, न कि अंतिम विश्राम स्थल की तरह। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पूर्व निर्णय एक ऐसा डायरेक्शन है जो भावी निर्णय का क्या हो सकता है, आधार हो सकता है। जो पूर्व निर्णय का जो सिद्धांत है, दो सिद्धांतों पर आधारित है। निर्णय अनुसरण का सिद्धांत डॉक्टर ऑफ स्टेयर डिसीज के अंतर्गत। तो निर्णय अनुसरण क्या है, सबसे पहले ये जो सिद्धांत है इंग्लिश विधि का एक सर्वमान्य और बहुत ही फेमस सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार इसमें दो कंडीशन होगी। पहले कि जो पूर्व निर्णय वो क्या होना चाहिए, प्राधिकार पूर्ण तथा बंधनकारी होते हैं, यानी कि ऑथोरिटिव और बाइंडिंग होते हैं, और इनका अनुसरण किया जाना क्या है, अनिवार्य होता है। यानी कि तीन चीज़ें हो गई कि पूर्व निर्णय क्या होगा, प्राधिकार पूर्ण है और बंधनकारी है, और इनका अनुकरण किया जाना अनिवार्य होता है, तो कहलाते हैं, अनिवार्य होता है। कि निर्णय अनुसरण है क्या, एक्चुअल में डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीज किसको कहते हैं, जब अनेक निर्णयों द्वारा किसी वैधानिक प्रश्न को, कोई लीगली जो क्वेश्चन है उसको स्पष्ट या सुनिश्चित कर दिया जाता है, तो उसका अनुसरण करना और उसका न बदलने का जो सिद्धांत है उसको निर्णय अनुसरण का सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीज कहते हैं। कि अनेक निर्णयों ने क्या कर दिया है, किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है, सर्टेन कर दिया गया है, तो उसका अनुसरण करना और उसका न बदलने का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीज कहलाता है। इंग्लैंड के न्यायालय की हम बात करें तो वहाँ पर दिए गए निर्णय समान तथ्य वाले मामले में ब्रिटेन के न्यायालय पर भी बाउंडिंग होते थे, इसलिए वहाँ न्यायिक पूर्ण निर्णय को विधि के तात्विक सोर्स के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब निर्णय अनुसरण के लिए दो बातें आवश्यक है। सबसे पहले कि ऐसे निर्णित वादों की लॉ रिपोर्टिंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, हायरार्की ऑफ कोर्ट होनी चाहिए, यानी कि श्रेणीबद्ध न्यायालयों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्णयों के प्रकाशन के बारे में। यदि हम पहले की बात करें कि इंग्लैंड के कॉमन लॉ की या वहाँ की अलिखित प्राचीन विधि प्राय से हुई मामलों की ही उत्पत्ति है, क्योंकि वहाँ पर जो लॉ रिपोर्ट संकलित किए जाते थे और जो निर्णय पत्रिकाएं हैं उनका भी इतिहास रहा है लॉ रिपोर्टिंग का। 15वीं शताब्दी में भी क्या हुआ था, इसकी परिपाटी प्रारंभ नहीं हुई थी, लेकिन जो ब्रैक्टन है उन्होंने अपनी नोटबुक नामक कृति में लगभग 2000 जो भी डिसीजन थे, जो विनिश्चय, उनको संकलित किया गया था। इंग्लैंड में जो ईयर बुक्स है उनके प्रकाशन में भी एक नई गति ला दी। ईयर बुक के प्रकाशन ने क्या कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ जो डिसीज था, निर्णय अनुसरण था, उसके विकास में गति ला दी और इसकी प्रारंभिक अवस्था भी कहा जा सकता है निर्णय पत्रिका के बारे में। लेकिन 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, जिन प्रकाशकों ने विधि निर्णय को प्रकाशित किया, जिनमें डायर का जो नाम है विशेष उल्लेखनीय है, उस समय जो उसका प्रचलन बहुत अधिक हो गया था और जो भी नियम है
जो नए प्रारंभ के नियम हैं उन पर भी लागू होने लगे थे, चाहे कॉमन प्लीज हो, चाहे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो भी कोड थे उन पर भी लागू होने लगा था। निर्णय का प्रकाशन अब होने लगा था। 1873 का जो जुडिकेचर एक्ट आया था उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना के बाद इंग्लिश न्यायालय में पूर्ण निर्णय का सिद्धांत स्थापित हो गया था, और जब किसी न्यायालय निर्णय में विधि का कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता था तो वो अधीनस्थ न्यायालय के सभी निर्णयों पर बाध्यकारी होता था। तो ये बात आ गई थी 73 के जुडिकेचर एक्ट के द्वारा और उनका प्रकाशन होता था। अब बात आ रही है दूसरा पॉइंट है हायरार्की ऑफ कोर्ट। तो पूर्ण निर्णय को प्राधिकारी और बंधनकारी प्रभाव के लिए निर्णयों के प्रकाशन के अतिरिक्त हायरार्की ऑफ कोर्ट का भी होना आवश्यक है। इंग्लैंड में जो हायरार्की ऑफ कोर्ट की जो स्थापना है 1873 और 75 के जुडिकेचर एक्ट के अंतर्गत हुई थी, जब विभिन्न प्रकार के न्यायालयों को क्रमबद्ध श्रृंखला में वर्गीकृत किया था। इस श्रृंखला में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो सबसे सर्वोच्च प्रकार का जो भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील था, उसके बाद हाई कोर्ट था। तो ये ऊपर हाउस ऑफ लॉर्ड के निर्णय कोर्ट ऑफ अपील पर और कोर्ट ऑफ के हाई कोर्ट पर निर्णय है जो बाध्य होते थे। गैली बनाम ली के बाद में लॉर्ड डेनिंग ने कहा कि कोर्ट ऑफ जो अपील है स्वयं के पूर्ण निर्णय से बाध्य नहीं है, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी क्या कर लिया, अपने पर बंधन हटा लिया, यानी कि कोई डिसीजन दे दिया गया है तो उसको परिवर्तित करने का अधिकार अब उनके पास था। तो यदि हम इंडिया की हम बात करें तो निर्णयानुसार के सिद्धांत के हाईकोर्ट के ये जो फैक्ट है अभी भी है कि जो हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश का जो निर्णय है दूसरे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के निर्णय उसके लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो जो निर्णय है अब उसको चेंज भी कर सकते हैं। इंग्लिश विधि का जो पूर्ण निर्णय का सिद्धांत है अमेरिका और भारत दोनों ही जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपनाया है, इसको स्वीकार किया है, क्योंकि इन दोनों की जो विधि व्यवस्था है ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर आधारित है, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णय से भी बाध्य नहीं है। यदि असंगत हो गया पूर्ण निर्णय तो उसको पलट भी सकते हैं। बंगाल इम्यूनिटी कवर से बिहार राज्य के मामले में यह बात आई थी। तो हम पढ़ रहे थे। तो दूसरा टॉपिक क्या हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीज में इत्रोक्ति। इत्रोक्ति का मीन है निर्णयाधार से जो भिन्न चीज़ होती है वो इत्रोक्ति कहलाती है। कि विधि की ऐसी घोषणाएं जो निर्णयाधार का अंश नहीं है वो इत्रोक्ति कहलाती है, बंधनकारी प्रभाव नहीं रखती है। कि न्यायिक निर्णय के आधारभूत विधि तो सिद्धांत का निर्णयधार उसे विशिष्ट मामले में लागू किया जाता है, जैसे कि स्पष्ट है। तो ये सिद्धांत बंधनकारी प्रभाव नहीं रखते हैं, ये सिर्फ प्रभाव रखते हैं या अनुसरण इनका किया जा सकता है कि तर्क के प्रभाव को किस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, निर्णय विशेष का आधार नहीं इनको माना जाता है। जैसे कि एस.आर. बोमन वर्सेस भारत संघ की हम बात करें तो बाद में न्यायपीठ के विभिन्न सदस्यों द्वारा जो मूलभूत ढांचे की विषय वस्तु के बारे में जो भी कथन किए गए थे उनको इत्रोक्ति माना गया, क्योंकि वो उस वाद से संबंधित नहीं थे। 9 सदस्य की न्यायपीठ थी, धर्मनिरपेक्षता को मूलभूत ढांचा माना, लेकिन जो न्यायमूर्ति अहमदी है उन्होंने 15 आर्टिकल 16 25 को मूल अधिकार के ढांचे में माना। न्यायमूर्ति जो सावंत और कुलदीप सिंह ने सामाजिक बहुलवाद को माना। इस प्रकार से सब ने अलग अलग मुद्दे उठाए इसके बारे में, लेकिन ये प्रश्न उस बाद में उठे ही नहीं थे, इसलिए इत्रोक्ति माना गया। इसको क्या कहते हैं, ऑबिटर डिक्टा भी कहते हैं। तो यह उस व्यक्ति का क्या हो गया, निर्णयाधार हो गया। उदाहरण से हम समझें कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपकृत्य को करते समय या करने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु के लिए कारणीभूत हुआ है तो वह केवल इस कारण मात्र किसी की मृत्यु की मानवता के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो जो घोर अवसाद है तो किसी एक चीज़ के लिए क्या कर सकते हो आप, उसको दोनों को मान्य नहीं कर सकते। तो ऑबिटर डिक्टा और रेटियो डिसीडेंसी ये दोनों आधार है पूर्व निर्णय को मान्यता दिलाए जाने के लिए। अगली क्लास में पढ़ेंगे पूर्ण निर्णय के प्रकारों के बारे में, उसकी डिसीडेंसी के बारे में क्या महत्व है। आज के लिए थैंक यू।